हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है पैलिनोलॉजी यानी परागण विज्ञान। इससे पहले हमने बीएससी थर्ड ईयर की बॉटनी फर्स्ट की मेज एंड राइस के ऊपर वीडियो बनाई थी। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी वर्ड को सबसे पहले हाइड एंड विलियम ने दिया था। हाइड और विलियम ने पैलिनोलॉजी वर्ड को 1945 ईस्वी में दिया था। इसके बाद आता है कि व्हाट इज़ द पैलिनोलॉजी। तो पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर की स्टडी को पैलिनोलॉजी कहते हैं। यानी पैलिनोलॉजी के अंतर्गत पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर की स्टडी करते हैं। तो अब बात करेंगे कि ये पोलन ग्रेन होता क्या है। तो चलिए देखते हैं कि ये पोलन ग्रेन क्या होता है। तो ये होता है एक हमारा फ्लावर। इसमें फ्लावर में कई पार्ट प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें आपको ये येलो वाला पार्ट दिख रहा होगा, ये होता है हमारा स्टेमेन। यदि हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी स्ट्रक्चर को इस टाइप से देखी जा सकती है। इसकी स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट होता है हमारा एंथर, सेकंड पार्ट होता है हमारा फिलामेंट। यानी हेड वाला पार्ट होता है एंथर, नीचे वाला पार्ट होता है फिलामेंट। यदि हम एंथर का सेक्शन करते हैं तो हमें जो इसकी स्ट्रक्चर देखने को मिलती है वो कुछ इस टाइप से मिलती है। तो इसमें क्या होता है, हमारा पोलन सैक प्रेजेंट होता है और हमारे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं। यानी ये जो है हमारा वो है पोलन सैक, और पोलन सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं हमारे ये ब्लैक ब्लैक जो है पोलन ग्रेन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि पोलन ग्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो आप आसानी से आंसर दे सकते हैं कि पोलन ग्रेन पोलन सैक के अंदर प्रेजेंट होता है। इसके बाद देखेंगे हम ब्रांचेस ऑफ पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी की कुछ ब्रांचेस होती हैं। तो चलिए देखते हैं कि पैलिनोलॉजी की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। तो फर्स्ट होती है हमारी एरियोपैलिनोलॉजी। एरियोपैलिनोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी ऑफ पोलन इन एटमॉस्फेरिक एयर। यानी एटमॉस्फेरिक एयर में जो पोलन प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी एरियोपैलिनोलॉजी में की जाती है। इसके बाद आता है हमारा फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी में हम स्टडी ऑफ क्राइम केसेस, यानी फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम क्राइम केसेस की स्टडी करते हैं। यानी जितने भी हमारे अपराधी मामले होते हैं या क्राइम केसेस होते हैं उनकी स्टडी हम फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है आपका मेजिलोपैलिनोलॉजी। मेजिलोपैलिनोलॉजी को हम मिलिटोपैलिनोलॉजी भी कहते हैं। आपको क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, मेजिलोपैलिनोलॉजी या मेलिटोपैलिनोलॉजी। इसके अंतर्गत हम स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इन हनी। हनी में जो पोलन प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी हम मेजिलोपैलिनोलॉजी या मिलिटोपैलिनोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। इसके बाद आता है आपका पैलियोपैलिनोलॉजी। पैलियोपैलिनोलॉजी के अंतर्गत स्टडी ऑफ पोलन ग्रेन इन फॉसाइल फॉर्म। यानी फॉसाइल फॉर्म में जो हमारे पोलन ग्रेन प्रेजेंट होते हैं उनकी स्टडी हम पैलियोपैलिनोलॉजी में करते हैं। यानी खुदाई में जो हमें पोलन ग्रेन प्रेजेंट मिलते हैं उनकी स्टडी पैलियोपैलिनोलॉजी में की जाती है। तो ये थी हमारी ब्रांचेस ऑफ पैलिनोलॉजी, जिसमें आपकी सबसे इम्पोर्टेंट थी फॉरेंसिक पैलिनोलॉजी। ये अक्सर क्वेश्चन में पूछ ली जाती है। इसके बाद देखते हैं हम मॉर्फोलॉजी ऑफ पोलन ग्रेन। अब बात करेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ पोलन ग्रेन। तो हमारे जो पोलन ग्रेन होते हैं वो हमारे राउंड एंड ओव्यूल शेप के होते हैं, यानी गोल और अंडाकार होते हैं। पोलन ग्रेन 2 कवर से ढके रहते हैं। पहला होता है हमारा एक्साइन, दूसरा होता है हमारा इंटाइन। तो ये है हमारी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। तो ये हमारी आउटर लेयर जिसे हम एक्साइन कहते हैं, ये हमारी इनर लेयर जिसे हम इंटाइन कहते हैं। इसमें कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये होते हैं हमारे जर्म पोर। इसके बाद
पोलन ग्रेन में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में एक हमारा बड़ा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और हमारा एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है। ये थी हमारी पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर। इसमें हम एक्साइन और इंटाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम एक्साइन। तो जो एक्साइन होती है वो हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है। एक्साइन हमारी थिक, रिजिड और ऑर्नामेंटेड होती है। एक्साइन जो होती है वो हमारी स्पोरोपोलिन से निर्मित होती है। अब ये स्पोरोपोलिन क्या होता है? तो ये स्पोरोपोलिन हाईली रेजिस्टेंस मटेरियल होता है, यानी ये टेम्परेचर रेजिस्टेंस और केमिकल रेजिस्टेंस होता है। यानी यह एक प्रोटेक्टेड लेयर होती है जिस पे टेम्परेचर और केमिकल का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। स्पोरोपोलिन के कारण ही जो हमारे पोलन ग्रेन होते हैं उन्हें कई वर्षों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी कह सकते हैं कि स्पोरोपोलिन एक प्रोटेक्टिव लेयर के समान कार्य करती है। इसके बाद आता है हमारा इंटाइन। जो इंटाइन होती है वो हमारी इनर लेयर होती है। यह थिन होती है और इलास्टिक होती है। जो इंटाइन होती है वो हमारी पैक्टिन और सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, जिसे हम पैक्टोसेलुलोज भी कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा जो इनर लेयर होती है, उसमें हमारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और साइटोप्लाज्म में हमारा न्यूक्लियस और एक वैक्यूल प्रेजेंट होता है। तो ये थी हमारी मॉर्फोलॉजी ऑफ पोलन ग्रेन। इसके बाद पढ़ेंगे हम जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। जर्मिनेशन ऑफ पोलन ग्रेन। तो पोलन ग्रेन का जो जर्मिनेशन होता है वो हमारा पोलन सैक के अंदर होता है। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल होती है। तो चलिए देखते हैं कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन किस टाइप से होता है। तो सबसे पहले देखिए, ये है आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, जिसमें आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, एक्साइन, इंटाइन, जर्म पोर। तो ये है आपका पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। तो इसमें बात करेंगे, होता है क्या हमारा एक न्यूक्लियस प्रेजेंट। न्यूक्लियस में क्या होता है कि न्यूक्लियस सबसे पहले माइटोसिस डिवीज़न करता है और 2 न्यूक्लियस बना देता है। तो जो हमारा फर्स्ट न्यूक्लियस होता है वो होता है हमारा ट्यूब न्यूक्लियस और सेकंड होता है हमारा जेनरेटिव न्यूक्लियस। इसके बाद कुछ समय के पश्चात दोनों न्यूक्लियस के मध्य एक बॉल का निर्माण हो जाता है, कुछ इस टाइप से। यानी वेजिटेटिव न्यूक्लियस और ट्यूब न्यूक्लियस के मध्य एक बॉल का निर्माण हो जाता है। ये आपकी एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल बन जाती है। जो हमारी ये वाली होती है वो होती है हमारी वेजिटेटिव सेल और जो ये वाली होती है वो होती है हमारी जेनरेटिव सेल। अब पोलन ग्रेन पोलन सैक से स्वतंत्र हो जाता है। स्वतंत्र होने के बाद पोलन ग्रेन कार्पल से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पे पहुंचते हैं तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा द्वारा सीक्रेटेड एक सुगरी लिक्विड को शोषित करते हैं और फूल जाते हैं। यहाँ पर होता है जर्मिनेशन स्टार्ट। फिर पोलन ग्रेन क्या करता है कि इंटाइन और एक्साइन को तोड़ता है और एक जर्म पोर द्वारा ट्यूब बना लेता है, कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन ने एक्साइन और इंटाइन को तोड़ा और एक ट्यूब का फॉर्मेशन कर दिया। इस ट्यूब को कहते हैं हम पोलन ट्यूब। इस ट्यूब में क्या होता है कि जो हमारे साइटोप्लाज्म है और जेनरेटिव न्यूक्लियस एंड वेजिटेटिव न्यूक्लियस दोनों ही आ जाते हैं, कुछ इस टाइप से। आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्म ही इस पोलन ट्यूब में आ चुका है और आपका वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जेनरेटिव न्यूक्लियस भी इस ट्यूब में आ जाते हैं। इसके बाद जो हमारा जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड होता है और 2 मेल गैमेट्स बना देता है, कुछ इस टाइप से। इसमें हमारे होता है एक ट्यूब न्यूक्लियस और जो हमारे जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो हमारे 2 मेल गैमेट्स बना देता है। ये देखिए यहाँ पे ये 2 मेल गैमेट्स होते हैं, ये नॉन मोटाइल होते हैं और हैप्लॉइड होते हैं। तो अभी आपने इसमें देखा कि जेनरेटिव न्यूक्लियस हमारा पोलन ट्यूब में डिवाइड होता है और 2 मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कर देता है। लेकिन कुछ स्पीसीज़ में जो जेनरेटिव न्यूक्लियस का जो डिवीज़न होता है वो पोलन ट्यूब के अंदर नहीं होता है। तो हम देखते हैं वो कौन सी स्पीसीज़ होती हैं।
तो एक है हमारी बीटा वल्गैरिस। बीटा वल्गैरिस में जो जेनरेटिव न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है वो पोलन ट्यूब बनने से पहले ही हो जाता है, यानी पोलन ट्यूब नहीं बनती है उससे पहले ही जेनरेटिव न्यूक्लियस का डिवीज़न हो जाता है। इसके बाद आता है हमारा होलोप्टीली। इसमें पोलन जो जेनरेटिव न्यूक्लियस में डिवीज़न होता है वो पोलन ट्यूब के अंदर ही होता है। इसके बाद आता है हमारा यूफोर्बिया टेरिसिना। इसमें जेनरेटिव न्यूक्लियस में डिवीज़न पोलन ट्यूब के एम्ब्रियो सैक तक पहुंचने के बाद होता है। देखेंगे पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में कितना टाइम लगता है। तो बहुत सी स्पीसीज़ के पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में टाइम 1 मिनट से कई दिनों तक का लग सकता है, यानी पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में जो समय लगता है वो 1 मिनट से लेकर कई दिनों तक का लग सकता है। तो हम कुछ स्पीसीज़ देखते हैं और उनके जर्मिनेशन का टाइम। तो ये हमारी कुछ स्पीसीज़ हैं। पहली है हमारी रेसिडा, जिसमें पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में 3 मिनट का टाइम लगता है। अगली हमारी जियामेज, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसके पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में 5 मिनट का टाइम लगता है। इसके बाद है हमारी बीटा वल्गैरिस। इसके पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में 2 आवर का टाइम लगता है। इसके बाद आता है हमारा गैरिला एलिप्टिका। इसके पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में 2 डेज़ का टाइम लगता है, यानी सबसे ज़्यादा गैरिला एलिप्टिका के पोलन ग्रेन के जर्मिनेशन में लगता है। आपको पता है कि प्रत्येक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब निकलती है, लेकिन कुछ स्पीसीज़ ऐसी होती हैं जिनके पोलन ग्रेन से अधिक पोलन ट्यूब निकलती हैं। तो चलिए हम देखते हैं। तो इसमें दिया है कि एवरी पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब निकलती है। पोलन ग्रेन से एक पोलन ट्यूब निकलती है, उन पोलन ग्रेन को हम मोनोसिफेंस कहते हैं। लेकिन कुछ फैमिली ऐसी होती हैं जिनसे अधिक पोलन ट्यूब भी निकलती हैं। तो हमारी फैमिली हैं कुकुरबिटेसी और मालवेसी। इनसे हमारी अधिक इनके पोलन ग्रेन से, इनकी जो स्पीसीज़ होती हैं उनके पोलन ग्रेन से कई पोलन ट्यूब निकलती हैं। यदि पोलन ग्रेन से अधिक पोलन ट्यूब निकलती हैं तो उनको हम कहते हैं पॉलीसिफोनस। तो वो कौन सी स्पीसीज़ हैं जिनके पोलन ग्रेन से बहुत अधिक पोलन ट्यूब निकलती हैं। तो एग्ज़ाम्पल है हमारे सामने। पहला है हमारा एल्थीस रोजिया। इसके पोलन ग्रेन से 10 पोलन ट्यूब निकलती हैं। इसके बाद आता है हमारा मालवा नेग्लेक्टा। इसके पोलन ग्रेन से 14 पोलन ट्यूब लेकिन आपको बता दें कि इनके पोलन ग्रेन में एक ही पोलन ट्यूब विकसित होती है और बाकी सब पोलन ट्यूब नष्ट हो जाती हैं। इसके बाद आता है हमारा आर्किडेसी और एस्क्लेपियाडेसी फैमिली में जो पोलन ग्रेन होते हैं वो हमारे पॉलिनियम में प्रेजेंट होते हैं। तो आज की हमारी वीडियो पैलिनोलॉजी की। तो यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना, जिससे कि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।